हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने एक चैप्टर स्टार्ट किया हमने, जो कि है किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिक केंद्र, जिसके लेक्चर नंबर बेटा हम पहुंच चुके हैं 6 पर। ओके, तो 6 नंबर लेक्चर पे हम आ चुके हैं और 5 लेक्चर इसका मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं या पीछे के कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर एक लेक्चर भी आपका छूटा है बीच का तो वो भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो 6 नंबर लेक्चर पर हम आ चुके हैं और इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम क्या सीखेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके साथ ही रिलेटेड है क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, इसको IC या फिर थीटा सी से हम निरूपित करते हैं। दूसरा टॉपिक है वक्र सतह या वक्रीय सतह से अपवर्तन। इसको मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है, वक्रीय सतह से अपवर्तन का क्या मतलब है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोनों एक्चुअली ये लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए और ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक का कुछ भी पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। और ये अगर पूछा जाएगा तो 4 नंबर का डेरिवेशन है। तो ये व्यंजक है एक, जो कि आपका 4 नंबर का बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसी हिसाब से पढ़ना भी हमें ध्यान भी रखना है कि हमें 4 नंबर कम से कम इस लेक्चर से कम अपने जो है सुनिश्चित करना है कि 4 नंबर का हम सीख के जाएं इस लेक्चर से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि बहुत दूर है तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एग्ज़ाम दूर भले है लेकिन ध्यान अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा रिकैप पर चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में बता दिया था। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के बारे में बताया। अपवर्तनांक को n या फिर म्यू से निरूपित करते हैं। अपवर्तनांक को मैंने लिखा था, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। जैसे तो आपको म्यू बराबर हमने बताया था कि म्यू बराबर होता है sin I बटे sin R, जो कि स्नेल का नियम है। दूसरा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ते हैं म्यू इक्वल्स टू, परिभाषा के अनुसार वो देखें तो आता है C/V के, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का ये अनुपात होता है, ठीक है। या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल अनुपात होता है। तो ये परिभाषा से आता है, ठीक है। ये स्नेल ने नियम दिया था, वो एक रिलेशन है अपवर्तन के समय पर म्यू का क्या रोल होता है जब प्रकाश अपवर्तित होती है तो, और म्यू का एक रिलेशन स्पीड के साथ दिया गया है कि जब प्रकाश अपवर्तित होगी तो उसके चाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके साथ ये रिलेशन दिया गया है। तो याद रखेंगे, बेसिक चीज़ें बता रखी हैं आपको कि म्यू वायु के लिए आपको बता रखा है कितना होता है बेटा, 1 होता है। म्यू पानी के लिए बता रखा है आपको कितना होता है बेटा, 4/3 होता है, ठीक है। और म्यू कांच के लिए आपको बता रखा है कि 3/2 होता है। 3/2 जो कि है 1.5 के, जो कि है 1.33 के, ओके। तो ये याद रखना है। और म्यू आपका हीरे के लिए, हीरे का कितना होता है बेटा, 2.42 होता है, जो कि ये मैक्सिमम है। और मिनिमम आप ये बोल सकते हैं कि आपको मिनिमम प्राप्त होगा, हर जगह देखने को मिलेगा कि इससे कम अपवर्तनांक आपको वैसे नहीं मिलता नहीं है। मिनिमम अपवर्तनांक वायु निर्वात का होता है, मैक्सिमम आपको हीरे के लिए मिलता है, बाकी सारे इसके बीच के होते हैं। तो आपको यही 4 तरीके के देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे आपके पूरे 12th के सिलेबस में। क्रांतिक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण को बेटा हम निरूपित करते हैं थीटा सी से, बहुत सारी बुक में थीटा सी या फिर IC से निरूपित किया जाता है। क्रांतिक कोण एक तरह का विशेष आपतन कोण है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है, बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है इसकी, इसको बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। क्रांतिक कोण है
क्रांतिक कोण है बेटा वह आपतन कोण है। या विशेष आपतन कोण में लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, ठीक है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन अभी एक शर्त भी है, शर्त यहां पर इंपॉर्टेंट है जानना। शर्त यह है बेटा कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए या जाने का प्रयास करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि जाने का प्रयास मतलब सघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश को, तभी ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब विरल से सघन में आएगा तो ये क्रांतिक कोण आपको नहीं मिलेगा, सघन से विरल के लिए होता है। इसको समझते हैं। लेट्स से कि ये माध्यमों को अलग करने वाली एक लाइन है, ये ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। इस लाइन के नीचे सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम। बहुत ही बेसिक सी चीजें समझिएगा। यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि एक बल्ब लगा देता हूं। ये बल्ब है बेटा एक, ठीक है। तो ये एक बल्ब है। बल्ब में जानबूझ के बल्ब लगा लो, टॉर्च लगा लो, कुछ भी। मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर बल्ब देख रहा हूँ क्योंकि आप बल्ब के बारे में जानते हैं। बल्ब है, ये स्प्रिंग है बल्ब की, बल्ब जलेगा तो बल्ब से प्रकाश जो है हर तरफ फैलेगा। तो हम देखेंगे कौन सा प्रकाश जो है क्रांतिक कोण पर जाके ये जाता हुआ दिखाई देगा हमें क्रांतिक कोण पर, ठीक है। तो लेट्स से कि एक प्रकाश किरण इस प्रकार से चलती है यहाँ से। अब इससे हर तरफ प्रकाश निकल रही है, ठीक है। ये जल रहा है तो प्रकाश हर तरफ फैलेगा। ओके, तो मैं कोई एक किरण लेता हूं, मान लो ये प्रकाश की किरण मैंने लिया। इस प्रकार से प्रकाश किरण जा रही होगी, कोई प्रकाश की कोई किरण ले लिया मैंने, बल्ब से जाने वाली, मतलब हर दिशा में जा रही है ना, तो प्रकाश की किरण ये ले लिया। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने अभिलंब खींचा, खींचे, तो ये कोण दिखाई देगा मुझे, ठीक है। अब मैंने देखा कि प्रकाश सघन से जा रही है बेटा विरल में। कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब अपने रास्ते पर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो थोड़ा इधर से ऐसे जा रही है, मान लेते हैं। अब देखेंगे यहां पर ये कोण आई है, आपतन कोण है, और ये कोण आर होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कोण आर का मान बड़ा है कोण आई से, ठीक। अच्छा, ये तो ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण को और लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इसका एंगल थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये सतह जो है, सतह पर जब प्रकाश मतलब एक माध्यम को छोड़ के जब दूसरे माध्यम में एंटर करने वाली है, उस टाइम पर जो कोण बना रही है उस कोण की हम बात करें, मतलब आपतन कोण पर हमारा ध्यान है। आपतन कोण को थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आपतन कोण को कम करूंगा तो अपवर्तन कोण भी थोड़ा कम होगा। अगर मैं आपतन कोण को बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण और बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि एक दूसरा एंगल लेते हैं हम। लेट्स से कि प्रकाश यहां जो जा रही है इसको हम देखते हैं। मान लो प्रकाश ये गई, इस पर, इस पॉइंट पर भी अभिलंब डालेंगे हम। अच्छा, ठीक, इस पॉइंट पर भी हमने अभिलंब डाला। जब हमने अभिलंब डाला तो हमने पाया कि यहां पर कोण आई बन रहा है, ठीक है। अब कोण आर जो आपको देखने को मिल रहा है, कोण आर जो आपको देखने को मिल रहा है वो
और ज़्यादा एकदम पास में, मतलब ये समझिए कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के एकदम पास में ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। ठीक, मतलब आप देखेंगे तो कोण R आपको और बड़ा दिखेगा। ठीक, लेकिन एक विशेष कोण अभी हमें प्राप्त करना है। अब एक विशेष कोण मतलब थोड़ा सा अब आपतन कोण को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा मैं और अगर बड़ा कर दूं, मतलब आपतन कोण को थोड़ा और बड़ा ले लूं तो क्या होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स से कि मैं ये ले रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से मैंने एक कोण ले लिया। ये मान लो प्रकाश गई इस पॉइंट पर जाके टकरा रही है, क्योंकि प्रकाश सीधी ही चलती है। अब यहां पर मैं अभिलंब डालूंगा, फिर से अभिलंब डाला। हमने देखा कि इस कोण पर जब ये आपतन कोण हुआ तो जो अपवर्तित किरण थी वो इन माध्यमों को अलग करने वाली रेखा पर ही चलना स्टार्ट करती है। ये मतलब अब देखो तो R का मान कितना है बेटा, 90 डिग्री। अर्थात हमें एक ऐसा विशेष कोण मिल रहा है जिस पर अपवर्तन कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। जिस पर अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आ रही बात। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी एक चित्र बना लूंगा, एक बल्ब बना के दिखाया ताकि आपको समझ में आए जल्दी। एक दूसरा तरीका भी आपको दिखा देता हूं मैं। अच्छा, यहां पर मैं देखा कि जब कोण पास में है तो ये देखो ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। जैसे जैसे कोण बड़ा करूंगा ये दूर हटते चले जा रही, दूर हटते चले जा रही। एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो रही है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया कोण R। तो ये जो विशेष कोण है इसको एक विशेष कोण बोलेंगे और इसी को हम IC या फिर θC से लिखते हैं। वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह विशेष कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात ये कोण क्रांतिक कोण है, ये θC। ठीक, तो ये एक क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये आपतन कोण एक विशेष कोण है, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। तो एक विशेष आपतन कोण प्राप्त हो रहा है। इसके देखो पहले के कोई भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं, इसके बाद वाली कंडीशन दिखाऊंगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे करूं कि बेसिक सा ऐसा बनाता कि ये प्रकाश इस प्रकार से मैं डालता। मान लो मैं बल्ब ना बनाता, अपने से प्रकाश को यहाँ डाल देता कि मान लो यहाँ प्रकाश गई तो मैंने देखा प्रकाश इस प्रकार से निकल जा रही है। फिर मैंने प्रकाश को थोड़ा सा, जैसे ये एंगल था, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया, मतलब प्रकाश को ऐसे भेज दिया। तो प्रकाश को जब थोड़ा सा और मैंने बड़ा किया तो मैंने देखा, अभिलंब डालो, फिर मैंने देखा प्रकाश और किनारे होती चली आ रही है, मतलब इस सतह के पास चली आ रही है। मैंने क्या किया, और टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा ये कोण और बढ़ाया, आपतन कोण को जब और बढ़ाया तो मैंने पाया कि जब और बढ़ाया तो ये प्रकाश दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर ही चलना स्टार्ट कर दिया। अर्थात R बराबर 90 डिग्री हो गया। तो अब बल्ब ना बनाते ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको IC लिख लीजिए, बाकी की ये I था, ये भी I ही था। ठीक है, और ये R थे। ठीक है, लेकिन वो R 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण बन रहा है ये विशेष कोण हो गया। तो हम बस क्या कर रहे हैं कि कोण बढ़ाते चले जाएं। तो मैंने बल्ब एक जगह फिक्स कर दिया और अलग अलग किरण जो निकल रही उन किरणों को ले लिया। तो आप एंगल अपने से चाहे ले लीजिए, चाहे अलग अलग किरण बना लीजिए, या एक बल्ब बना के आप दिखा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे दिखा लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो क्रांतिक कोण है। अब क्रांतिक कोण मैंने पढ़ाया क्यों आपको, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमें समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं TIR। शॉर्टकट है, टोटल का T, इंटरनल का I और रिफ्लेक्शन का R। तो रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, परावर्तन का नियम यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ स्थितियां हैं और इसी स्थिति को समझाने के लिए आपको क्रांतिक कोण मैंने पढ़ाया। तो पहली स्थिति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली स्थिति में क्रांतिक कोण है। अर्थात कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब क्रांतिक कोण के मान से आपतन कोण का मान बड़ा हो। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये I इज ग्रेटर देन IC, या आप लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन IC या θC। ठीक है, जो भी आपको, मेरी वैसे आदत है IC लिखने की,
क्योंकि आपतन कोण को आई से लिखते हैं, क्रांतिक कोण को मैं आई और नीचे सी लगा देता हूं तो आई सी कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए जो मैंने आपको पहले बताई कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गति करना चाहिए। जैसे कांच से हवा में जाए, कांच क्या है, सघन है हवा के सापेक्ष, पानी हवा के सापेक्ष सघन है, कांच पानी के सापेक्ष सघन है, तो सघन से विरल में जाने का प्रयास करना चाहिए पानी। प्रकाश मतलब सघन से विरल में जाने का प्रयास जब करेगा तभी ऐसा होगा, विरल से सघन में आएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तब प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकती है, अभिलंब से दूर हटती ही नहीं, ठीक। आइए समझते हैं इसको। तो क्रांतिक कोण के लिए तो अभी आपको दिखाया मैंने, तो अभी आपको क्रांतिक कोण मैंने दिखाया। लेट्स से कि अभी इस पॉइंट को समझते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ये एक किरण है, प्रकाश किरण है इस प्रकार से, और यहां पर अभिलंब डालते हैं, ठीक है। ये कोण आई बन रहा है या आई सी बोल लेते हैं इसको। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि आर कोण जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा बेटा, 90 डिग्री प्राप्त होगा ये। तो कोण आर जो प्राप्त होगा आप देखेंगे वो क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री। ये क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है। ये क्या है, क्रांतिक कोण है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश का प्रयास क्या है कि सघन से विरल में जाने का प्रयास है प्रकाश का, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, तो आपको पता चल गया ये है क्रांतिक कोण है। अब हमें इस कोण से बड़ा कोण लेना है, तो कोई भी बड़ा कोण लीजिए। अब इससे मैं थोड़ा सा भी कोण अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्रकाश इसी माध्यम में लौटा है, क्योंकि उसको अभिलंब से दूर हटना है ना, तो दूर हटती चली जाएगी। आई का मान में और बढ़ाऊंगा, देखो जब आई का मान कम था तो आर इधर था कहीं पर, इसको बढ़ाते गए तो ये घूमती चलेगी, इधर पहुंचे तो ये लंबवत हो गई, और घुमाएंगे तो और नीचे आएगी वो, तो घुमाएंगे तो जाएगी, और इसलिए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब सघन से ही जाके सघन में ही आ जाए। परावर्तन का मतलब जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है उसी माध्यम में लौट आए, जिस माध्यम से गई है प्रकाश उसी माध्यम में फिर से लौट आए, वही तो परावर्तन है, ठीक है। परावर्तन मतलब टकरा के वापस आ जाना ना, तो परावर्तन का भी मतलब टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाना। तो टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जाएगी अगर मैं आईसी से बड़ा कर दूं मान, किसका, आपतन कोण आई का। तो ये देखो ये कोण था, इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये देखो इस तरह से कोण है, इससे मैं अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं ऐसे, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज्यादा मैंने टिल्ट कर दिया इसको, ठीक है। लेट्स से कि इस प्रकार से ये पॉइंट प्रकाश ऐसे मैंने डाला, ओके। तो अब आप देखेंगे यहां पर अभिलंब डालेंगे, जब अब अपने अभिलंब देखा तो आपको देखने को मिलेगा जिस कोण पर प्रकाश गई है उसी कोण पर प्रकाश वापस आ जाएगी, ठीक है। जिस कोण पे गई है उसी कोण पे आ जाएगी। ये थोड़ा सा बनाने में परफेक्ट होना चाहिए, देखने में। इसको मैं थोड़ा सा और सही करता हूं, ओके। होल्ड ऑन अ सेकंड। सीधी लाइन नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको सीधा करना, थोड़ा सा ये ज्योमेट्री है क्योंकि, तो लाइन सीधी होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक। तो अब देखेंगे इस कोण से थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, थोड़ा सा ज्यादा किया है, तो प्रकाश गई है और टकरा के इधर ही लौट आएगी इतने ही कोण के साथ, तो इस तरह से प्रकाश ऐसे लौट जाएगी। अब आप देखेंगे तो कोण आई और कोण आर यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिलेगा। ये कोण आई अगर बन रहा है तो ये कोण आर होगा, और ये जो आई कोण है इसको आप देखेंगे तो आई इज ग्रेटर देन है आई सी से। आई सी मतलब या थीटा सी आप बोल सकते हैं, थीटा सी से ये आई सी से ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि परावर्तन है तो कोण आई बराबर है कोण आर के, परावर्तन के नियम का पालन भी होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन होगा, जैसे दर्पण में हो रहा था वैसे ही, इसको मान लीजिए कि एक दर्पण ही तो लग गया, वैसे ही है। तो जितने कोण पे प्रकाश गई उतने कोण पे लौट आएगी, जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में लौट आएगी। सघन माध्यम से गई सघन माध्यम में ही आ गई। तो ये जो पृष्ठ है अब
परावर्तक सतह की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो एक ऐसा विशेष आपतन कोण होता है जिसके बाद के सभी बड़े कोणों पर या उससे बड़े कोणों पर एक विशेष आपतन कोण, जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं, उस क्रांतिक कोण से बड़े किसी भी कोण पर अगर आप देखेंगे तो प्रकाश उसी माध्यम में लौटते हुए आपको बार बार दिखेगी। ठीक है, तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट रही है बार बार। ओके, तो आप देख सकते हैं इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये जो घटना है, ये सेकंड वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला जो चित्र दिख रहा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक्सप्लेन करता है। ठीक, ये वाला चित्र आपको, ये वाला सेकंड वाला चित्र जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बना है। ये पहला है और ये दूसरा। तो ये दूसरा वाला जो फिगर है, ये वाला, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बताता है। तो प्रकाश जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में फिर से लौट गई। और जरूरी है कि प्रकाश सघन से विरल में ही जाने के प्रयास करे और आपतन कोण का फिर मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको दिख जाएगा। क्लियर है ना? बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गए, इसकी कुछ घटनाएं हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग है। तो पूर्ण आंतरिक, बहुत सारे तो नहीं लेकिन मैं कुछ दिखाता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना भी है, तो उसको मैं इंद्रधनुष का बनना मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में अलग से पूछा भी जाता है। तारों का टिमटिमाना भी थोड़ा सा पूछा जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय या समय से सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो बहुत ही बेसिक सा है वो ये है कि जैसे हीरे का चमकना, तो हीरा कैसे चमक रहा है बेटा? हीरे का, क्योंकि हम जानते हैं, अच्छा एक चीज यहां पर रह गया बेटा, यहां पर एक चीज रह गया, विरल माध्यम और सघन माध्यम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया है। यहां पर मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा सा भी जो रह गया है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर अभी जो हमने चित्र बनाया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, उसकी थोड़ा सा और बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि प्रकाश गई और प्रकाश लौट आया, इस तरह से प्रकाश गया और प्रकाश लौट आया। यहां पर अभिलंब डालेंगे, कोण आई और कोण आर बन रहा है। और इससे बड़े कोण के लिए अगर आप देखेंगे, इससे बड़े कोण का मतलब है मेरा कि अगर मैं, ये नहीं बल्कि क्रांतिक कोण के लिए देखिए, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस कोण पर क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण है, पहले क्रांतिक कोण बना लेते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा? आईसी होगा। अगर यहां पर देखें ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम को हम μ1 बोलेंगे। μ1 बराबर क्या मान लेते हैं? म्यू, मतलब कोई भी अपवर्तनांक हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। ये पहला माध्यम, क्योंकि सघन माध्यम है, जिस माध्यम प्रकाश चले इसको पहला माध्यम। और μ2 को मैं बोल लेता हूं कि μ2 बराबर 1 है, मतलब वायु में मान लेता हूं, वायु निर्वात की बात कर रहे हैं कि प्रकाश वायु निर्वात में जाना चाहती है। म्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी से हो सकता है जा रही हो, कांच से हो सकता है जा रही हो, कोई भी ऐसा माध्यम जो कि सघन है वायु के सापेक्ष, क्योंकि वायु सबसे विरल माध्यम हो जाता है तो वायु के सापेक्ष ही मानते हैं, क्योंकि वायु या निर्वात से ज्यादा विरल माध्यम कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से प्रकाश जाने का प्रयास कर रही है विरल माध्यम में। तो यहां पर देखिए तो आपको देखने को मिल रहा है आर बराबर इतना है। अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं यहां पर, उसको समझाने के लिए ये समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा रह गया था। स्नेल का नियम अगर आप देखेंगे तो क्या होता है बेटा? साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा, प्रकाश जा रही है 1 से 2 में, ठीक है, तो 1 म्यू 2 लिखेंगे। 1 से जा रही है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे में जा रही है प्रकाश। इसको अगर मैं सही मायने में लिखूं तो ये हो जाएगा साइन आई बटा, अच्छा साइन आई को यहां पर क्या लिखेंगे? आई की जगह क्या है बेटा हमारे पास? आईसी, और साइन आर की जगह है साइन 90 डिग्री। ठीक है, बराबर मान रख लीजिए 1 म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं म्यू 2 बटा म्यू 1। अच्छा, म्यू 2 की वैल्यू कितनी बेटा? म्यू 2 की वैल्यू 1 है, म्यू 1 की वैल्यू म्यू है। तो अब देखेंगे साइन आईसी बटा कितना हो गया? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, बराबर आ गया बेटा 1 बाई म्यू के।
यहां से आपको एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट क्या है, इसको यहां समझिएगा, इसको इधर लिख रहा हूं मैं। अब देखेंगे यहां से मिल रहा है साइन IC बराबर 1/μ के। ये रिजल्ट है, मतलब आपको क्रांतिक कोण का मान मिल रहा है कि अगर IC का मान आपसे पूछा जाए क्रांतिक कोण कितना होगा किसी माध्यम के लिए, तो किस पर निर्भर करेगा, वो सघन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ के। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप, या यहां से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं या करके, क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे आप μ बराबर 1/sin IC को। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं, क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक के लिए। कोई भी माध्यम है, उसका अगर अपवर्तनांक पता है आपको, तो उसके लिए IC का मान कितना होगा आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ आइए, हीरा क्यों चमकता है। एक चीज आपको पता है कि म्यू ऑफ हीरा जो है, अभी बताया था, वो बराबर होता है 2.42। बहुत ज्यादा होता है अपवर्तनांक, ये मैक्सिमम, सबसे अधिकतम अपवर्तनांक होता है ये। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा आपको। मैं पूछ रहा हूं यहां पर एक होमवर्क छोटा सा है, ये बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूं हीरे के लिए IC बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखेंगे कि जब हीरे के लिए आप IC का मान निकालेंगे तो बहुत ही वैल्यू जो देखेंगे, क्योंकि IC और म्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि म्यू का मान बहुत ज़्यादा है तो IC का मान बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा एंगल बनता है। ठीक है, 2.42 ये है, तो जो IC का मान होगा बहुत छोटा होता है, अर्थात प्रकाश, ठीक है, जब हीरे पर पड़ती है तो हीरे की जो सतह होती हैं, आंतरिक जो सतह है, उसमें बार बार प्रकाश परावर्तित होता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब एक प्रकाश घुसता है तो वो बार बार अलग अलग दीवारों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर रहा होता है, और प्रकाश एक तरह से अंदर ही फंस जाता है, निकलता है, ऐसा नहीं है प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन बहुत बार वो टकराता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अलग अलग सतह पर, और इसी वजह से हीरा चमकता है। हीरा अगर प्रकाश में नहीं रखा जाए तो अंधेरे में नहीं चमक सकता बेटा। हीरे पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हीरे के अंदर प्रकाश जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, क्योंकि प्रकाश चला गया, फिर जब, अब देखो हीरा सघन है, सघन से जब बाहर निकलने का प्रयास करता है, हीरे से बाहर आने का जब प्रकाश प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता है, और बार बार टकराता है उसके दीवारों में, ठीक है, उसकी सतहों में, और इसी वजह से हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं। BRE होता है ये, ठीक है, फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है बेटा, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु इस प्रकार की एक संरचना है। ठीक है, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे इंटरनेट जो आजकल हम चला रहे हैं, इंटरनेट ये ऑप्टिकल फाइबर से ही चलते हैं बेटा। मतलब जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो वॉइस है या जो कुछ चीज़ हम लिखते हैं, जो पिक्चर है, कोई भी चीज़ें हैं, जो इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ चलाते हैं, कोई भी चीज़, तो वो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो प्रकाशीय सिग्नल में रूपांतरित किए जाते हैं। और प्रकाशीय सिग्नल में रूपांतरित इसलिए किए जाते हैं क्योंकि प्रकाश की स्पीड बहुत तेज होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है या जाता है। इसी वजह से फास्टेस्ट स्पीड के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आंतरिक संरचना आप देखेंगे तो इसमें आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी पतली देखो, ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो हाईवे हैं या रोड है, सड़क है, सड़क के किनारे आप देखते होंगे कि गड्ढा किया जाता है, ऐसे नाली बनाई जाती है और उसके अंदर फिर पाइप डालते हैं, हरे कलर की, नीले कलर की, लाल कलर की, ऐसे पाइप डाली जाती है, मोटी मोटी पाइप होती है जो उसके अंदर से डाली जाती है। तो अभी जब 2013-14 में आपने देखा होगा कि जियो का जो है नेटवर्क, रिलायंस जियो जो है, उसके बाद ही सस्ती हो गई थी सिम और इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया इंडिया में। तो जियो ने क्या किया कि अपने खुद के ऑप्टिकल फाइबर डाले हैं हर जगह, समंदर में भी डाला है,
पूरे भारत में जाल बिछा रखा है, पूरे रोड के किनारे किनारे हर जगह कनेक्टिविटी बना रखी है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो टावर होते हैं आपके, जो बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं, टावर के पास से स्टार्ट होके आप देखेंगे कि जमीन, टावर के पास ऐसे जमीन में निकले होते हैं, जमीन से ऐसे जुड़े होते हैं और फिर जमीन के अंदर घुस जाते हैं ये। तो सिग्नल यहाँ पर आता है, कैच होता है और यहाँ से फिर ये ऑप्टिकल सिग्नल बन जाता है और जलता है, चलता है और अगले टावर तक जहाँ तक जरूरत होती है वहाँ तक ये जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आके फिर से ये निकला होता है और ये सिग्नल जो चलता है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बहता है। अच्छा, इसका मटेरियल की बात करें, जो पतले पतले रेसे, जो पाइप है, पाइप में देखोगे पतले पतले अगर आपको देखने को मिले कहीं पर, अगर गड्ढा होकर डाला जा रहा है पाइप, अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पाइप को अगर देखने को मौका मिलता है ऑप्टिकल फाइबर को, तो देखेंगे पतले पतले सुराग होते हैं उसमें। सुराग एक्चुअली ये ऑप्टिकल फाइबर इसी को बोलते हैं जो बीच में है। ये तो बहुत मोटी पाइप होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल फाइबर पतले होते हैं रेसे की तरह। अच्छा, इनका अगर देखेंगे तो इनका प्रॉपर्टी ये है कि इस पे 2 मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल ये होता है, बाहरी मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक अगर देखेंगे आप, इस वाले मटेरियल का अपवर्तनांक जो है वो है μ2 बोला गया है। अगर तो आंतरिक देखेंगे, आंतरिक क्या है, ये खोखला होता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इसका अपवर्तनांक, अगर मैं μ1 बोल रहा हूं, प्रकाश जो है इसी आंतरिक वाले में चलता है, तो आंतरिक अपवर्तनांक आप देखेंगे μ1 वो ज्यादा होना चाहिए μ2 से, क्योंकि ये सघन माध्यम होना चाहिए, ठीक है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में प्रकाश नहीं जानी चाहिए। जब प्रकाश अंदर घुसती है इसके अंदर, अब ये पाइप है, ऐसे मैं सामने से दिखा रहा हूं ऐसे, लेकिन देखेंगे लंबी सी पाइप ये ऐसी सी, तो जब देखेंगे प्रकाश गई, जैसे इसके अंदर ऐसे प्रकाश को भेजा मैं, तो प्रकाश गई, टकराई, फिर टकराई, क्योंकि अब आगे तो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी और ऐसे कोण पे है कि ये बार बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और प्रकाश चलती रहेगी इस तरह टकरा के आगे। तो ये सिग्नल है, एक्चुअली प्रकाशीय सिग्नल है, ये प्रकाशीय संकेत, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही प्यार से ट्रेवल करता है और 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारी सूचना यहाँ से अमेरिका से बात करनी है, वीडियो कॉल करना है, कुछ भी करना है, फटाफट हो रहा है, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू भी होता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू भी और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी। तो जो नेटवर्क, जो इंटरनेट चलता है खास करके, वो ऑप्टिकल फाइबर से ही चल रहे हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ का आप देखते हैं कि जो डेटा का खर्च है, जो इंटरनेट का खर्च है, बहुत महंगा होता है। या पहले एयरटेल का बहुत महंगा था, ठीक है, वोडाफोन था, बहुत महंगा था, ठीक है, BSNL। तो क्योंकि ऐसा था कि अब कुछ बाहर वाली जो कंपनी, जैसे एयरटेल हो गया, तो उसने क्या किया है, अपना नेटवर्क बिछा रखा है, उसने खुद की अपनी ऑप्टिकल फाइबर डाल रखी है। तो बाकी की जो कंपनी थी, जैसे छोटी छोटी कंपनी आप देखते हैं, डोकोमो हो गया, अलग अलग तरह की चीज़ें, यूनिनॉर हो गया, ठीक है, और रिलायंस भी, इवन रिलायंस हो गया, आइडिया हो गया। तो ये कंपनीज क्या करती थी, एयरटेल को देती थी पैसे कि आप मेरे सिग्नल्स को, ठीक है, या मुझे इंटरनेट, जो मेरे उपभोक्ता हैं उनके लिए इंटरनेट प्रोवाइड करें, मुझे अपने ऑप्टिकल फाइबर में जगह दें, ठीक है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो वो पैसे चार्ज करता था, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर आप करते हैं, अपना काम देते हैं, उससे करवाएंगे तो वो पैसा लेगा, तो इसलिए प्राइस महंगा था, रिचार्ज महंगा था, ठीक है। अब सस्ता हो गया, क्यों? क्योंकि जियो ने सब खुद का अपना ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया और काफ़ी कंपनियों ने फिर उसका नकल किया और फिर सरल सस्ता करना पड़ा उनको प्रेशर में आके, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है, आपके बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये मृगमरीचिका, मृगमरीचिका भी है ये, कि जैसे आप रेगिस्तान जैसे इलाके में जाएंगे, जैसे ये शेख साहब खड़े हैं ये, ठीक है, मैंगो शेक नहीं बोलते, शेक नहीं, शेख, खा का नहीं, खा, शेख, ठीक है। तो शेख साहब जी हैं, या आप ये समझ लीजिए कि ऊंट चराने वाला है, ऐसा समझ लीजिए, शेख साहब मत बोलो, ऊंट चराने वाला। तो शेख जी हैं या ऊंट चराने वाला है, जो भी है, चरवाहा बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो जैसे ऊंट को अगर वो देखेगा रेगिस्तान में दूर, ऊंट हो या पेड़ हो, अब यहाँ पर ऊंट लिया गया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेड़ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक पेड़ खड़ा है तो रेगिस्तान में जब देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो ये पेड़ आपको उल्टा सा दिखेगा, इसका चित्र आपको उल्टा दिखाई देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा पेड़ ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ, मतलब पेड़ का जड़ ऊपर की तरफ है और पेड़ का ये पत्ती, तना वगैरह नीचे की तरफ है, जैसे ऊंट दिख रहा है उल्टा। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां से चल के जो प्रकाश यहां तक इसके आंख तक पहुंच रही है, वो कैसे चल रही है कि देखो, ये बालू है, गर्म सतह है, गर्म जगह है,
गर्म सतह है मतलब पूरी धूप पड़ रही है तो गर्म हो गई, तो बालू बहुत जल्दी गर्म हो पड़ती है। तो बालू के संपर्क में जो आने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा गर्म है। और हम जानते हैं कि अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/ताप के, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। तो यहां पर अपवर्तनांक अगर मैं कहूं, यहां पर अपवर्तनांक μ1 लूं, यहां पर अपवर्तनांक अगर μ2 लूं, तो आप देखेंगे कि μ2 जो है वो ग्रेटर देन हो गया μ1 के, मतलब ये विरल माध्यम बन गई है सघन। तो प्रकाश जो देखेंगे आप तो क्या होगा, अब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करेगी भैया, तो जाएगी ऐसे। तो प्रकाश जब यहां गई तो फिर से मुड़ी, अब इसके आंख तक जो पहुंच रही प्रकाश वो सीधी नहीं जा पा रही है। ठंडी वायु वाला तो पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन अगर गर्म वायु वाले देखें तो क्या हो रहा है कि प्रकाश मुड़ के जा रही है। वास्तव में प्रकाश इसके आंख तक ऐसे मुड़ के जा रही है, पहुंच रही है, ठीक है, अपवर्तनांक के बदलाव की वजह से। तो प्रकाश माध्यम से विचलित होकर इसके आंख तक पहुंची, तो जो इसके आंख पर पड़ रही है प्रकाश वो ये पड़ रही है। अब आंख को थोड़ी पता है कि वो पूरे रास्ते में यहां से ऐसे है, नहीं, आंख के सामने प्रकाश जिस कोण पे आएगी उसी कोण पर वो प्रतिबिंब देखेगी। तो प्रतिबिंब इसको कहां बनता हुआ दिखेगा, यहां। तो ऊंट कैसा दिखेगा, उल्टा। कैसा दिखेगा, उल्टा। या पेड़ कैसा दिखेगा, उल्टा। उसके आंख पर अगर ये कोण बनाते हुए इस तरह से गई है तो इसको दिखेगा उल्टा, ये उल्टा पेड़ दिखेगा, या कोई भी चीज होगा उल्टा दिखेगा। क्लियर है। जैसे आप गर्मी के दिनों में देखो, काली सड़क हो, ठीक है, बढ़िया चिलचिलाती धूप है, बहुत तेज गर्मी है, आप हाईवे पे चले जाओ, छोटी मोटी रोड पर शायद इतना देखने को मिले, लेकिन हाईवे पे चले जाओ, ठीक है, रोड बहुत गर्म है, दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, झिलमिल 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 होता रहता है, दूर से ऐसा देखने को मिलता है। इस रोड पर आगे चल के आधा 1 किलोमीटर दूर पर पानी भरा है, या 100-200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, 500 मीटर दूर पर पानी भरा है, लेकिन है नहीं। जब आप चलते जाओगे तो देखोगे कि वो और दूर ऐसा दिखता चला जाएगा। तो मृग मारीचिका भी इसको कहते हैं। मृग मारीचिका इसलिए बोलते हैं बेटा, मृग मतलब होता है हिरण, और हिरण को एक भ्रम होता है, कैसे, जब उसको जंगल में प्यास लगती है, ये कहानी है कि वदंती बोल रही है जैसा भी, और ये सच भी है। तो जब घने धूप है, मतलब जंगल है नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा, और धूप पड़ रही है, उसको लगता है कि आगे तालाब है, पानी भरा हुआ है, तो हिरण जो है दौड़ना स्टार्ट करता है पानी पीने के लिए, और जैसे जैसे जितना उसके पास जाता है वो उतना ही दूर दिखाई देता है। और इस तरह से क्या होता है कि हिरण प्यास के मारे दौड़ता ही रहता है, कभी पानी मिलता नहीं और मर जाता है। तो मृग मारीचिका इस तरह इसको बोलते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक तरह का बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें, ठीक। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस प्रकार से ये घटना देखने को मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आज के लेक्चर को मैं आप वक्री सतह से अपवर्तन तक ले जाना है, इसमें मैं चित्र बना के छोड़ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बेसिक सा जो है चित्र में बना रहा हूँ, इसको वक्र सतह पर अपवर्तन का देखना है। 2 तरह के होते हैं इसमें। तो वक्री सतह मैं मान लेता हूँ किस तरह का एक सतह है, मतलब ये मान लीजिए कि कांच है कोई, ठीक है, और उसकी सतह, कांच के आगे वाली सतह ऐसी मुड़ी हुई है, ये पूरा ठोस सतह है, पूरा कांच है, ये वायु है, ठीक है, मतलब ये दूसरा माध्यम है। इस माध्यम को मैं μ1 बोल लेता हूं। एग्जाम्पल के रूप में आप मन में मान लीजिए कि वायु है, तो आपको ये पता है μ1 बराबर कितना है, 1 है, ठीक, ऐसा मान लें। तो मतलब ये विरल माध्यम होगा, इसको मैं सघन माध्यम बोल लेता हूँ, इसको मैं कोई भी माध्यम बोल देता हूँ, μ2 बराबर μ बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सघन माध्यम है, ठीक है, इसके सापेक्ष ये क्या है, विरल माध्यम है। और क्योंकि आपके बुक में क्लास 12th में वायु ही लिया गया है, वायु निर्वात के सापेक्ष लिया गया, इसलिए अब ये क्योंकि मुड़ी हुई सतह है तो इसका एक मुख्य अक्ष अगर मैं बनाऊं इस तरह से, ऐसे मुख्य अक्ष बना लेते हैं, तो ये इसका ध्रुव बनेगा, वक्र सतह है, P बनेगा, वक्रीय सतह है ना। अच्छा, ये वक्रीय सतह बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही मामूली छोटा, जैसे कांच होता है ना, जैसे लेंस होता है, वैसी चीज है, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये वक्र इतना बड़ा है नहीं, द्वारक जिसको बोलते हैं, ये द्वार इतना बड़ा है नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी है यहां पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है, कुछ दूरी पर रखी है मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु से प्रकाश गई मान लो इस प्रकार से, इस पॉइंट पर। अब प्रकाश गई तो ये क्या करेगा बेटा, देखो अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है प्रकाश, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब डालो इस पर। अच्छा, अभिलंब जो होगी वक्र सतह की, वो कहां से जाएगी बेटा,
जो वक्र सतह का अभिलंब होता है वो कहाँ क्या होता है, सी से होके जाता है। सी मतलब वक्रता त्रिज्या, सी मतलब वक्रता त्रिज्या। तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, ठीक है, या अभिलंब से दूर जाएगी। अरे बताओ ना, ये कोण आई बनेगा तो कोण आर किधर बनेगा, तो कोण आर बनेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी ना, दूर नहीं जाएगी। अरे बोलो ना, ये अभिलंब से दूर जाएगी। देखो इसी कोण पर तो जाएगी नहीं, किसी कोण पर चलती रहेगी, इस कोण पर तो जाएगी नहीं, तो जाएगी किधर, जाएगी किधर, मुड़ेगी ना। तो मुड़, देखो अगर ऐसे ही जाती तो सीधी चली जाती तो फिर तो जाती नहीं, मतलब फिर तो माध्यम चेंज नहीं होता। अब अगर ये देखो तो झुकेगी, ठीक है, दूर नहीं हटेगी, दूर हटती तो फिर इधर जाती, झुकेगी तो मतलब कहीं झुक के इधर आएगी। मान लेते हैं ये कोण ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है और ये बन रहा है प्रतिबिंब। अच्छा, ये डेरिवेशन आपके बुक में, बहुत सारे बच्चों की अलग अलग बुक्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप से दिया है, ठीक है। आप अलग अलग तरह की बुक पढ़ रहे हैं, चित्रा प्रकाशन हो सकता है, संजीव प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, शिवलाल प्रकाशन, ठीक है, नूतन की बुक हो सकती है, एनसीईआरटी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग युगबोध, नवबोध, अलग अलग तरह के बुक हैं। तो अलग अलग तरह के बुक में अलग अलग तरह से कई बार डेरिवेशन भी होते हैं। तो मैं डेरिवेशन को मान के चल रहा हूँ कि आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह से भले हो लेकिन रिजल्ट एक ही निकल के आता है। और मेरे करने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा रहेगा। मैं मान लेता हूँ ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल सा 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, 2 इक्वेशन में बनाऊंगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आप इसको ओ पी सी आई बोल रखा है, इसको एम बोल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को एम बोल दिया मैंने। अब ये वक्र सतह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। एक चित्र तो ये है कि ये अवतल सतह नहीं बल्कि उत्तल सतह है, और एक हो सकता है कि सतह ऐसी हो सकता है सतह ही ऐसी हो, ये तो ये भी सतह हो सकती है। ये तो उठी हुई सतह होगी, उत्तल हो सकता है, अवतल सतह हो ये ऐसी वाली, प्रकाश ऐसे गई हो, फिर प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा कहीं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रकाश सही मायने में भाग जाएगा तो प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। फिर इसका जब डालेंगे तो ये प्रतिबिंब ये सी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, फिर यहीं पर अल्फा बीटा गामा बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। आप ये वाला चित्र और ये वाला चित्र दोनों देख लेना। मैं आपको ये वाला चित्र करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में यही आता है, ये वाला नहीं आता इतना, और करना भी नहीं है, बस आपको समझ लेना है। तो ये पढ़ के आना, ये देख के आना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में सीखने को मिला होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तो फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।